नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 7 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं पहुंचाएगा ड्रोन। एम्स बिलासपुर जल्द करेगा नई व्यवस्था की शुरुआत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर अब ड्रोन के माध्यम से दुर्गम व ऊंचाई वाले कबायली क्षेत्रों में जनता को आपात स्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। इस बाबत ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा वितरण का ट्रायल शुरू किया गया है। ट्रायल सफल रहा है, लेकिन इस आधुनिक तकनीक की शुरुआत जल्द होगी। इसका फायदा यह होगा कि इमरजेंसी में रोगी के नमूने एकत्र करने के साथ दवाओं के वितरण और रक्त आधान के वितरण में सहायक सिद्ध होगा। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डा दिनेश वर्मा ने बताया कि एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की जनता को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एचडीएम दुर्गम इलाकों में जल्द मिलेगी सुविधा। एम्स बिलासपुर के चिकित्सा अधीक्षक डा दिनेश वर्मा ने बताया कि झंडूता क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्र बुहाड़ में ड्रोन का ट्रायल किया है। यह ट्रायल सफल रहा है। हालांकि यह नॉर्मल ड्रोन है। जो एम्स से दुर्गम क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाएंगी वह आधुनिक तकनीक का ड्रोन होगा। खास बात यह है कि अभी तक देश भर में किसी भी एम्स में ऐसी सुविधा नहीं है, लिहाजा यह देश का ऐसा पहला एम्स बनेगा जहां ड्रोन से मरीजों तक दवाएं पहुंचाने सहित ब्लड सैंपल एकत्र करने की सहूलियत उपलब्ध होगी। 2 घंटे का काम 15 मिनट में। ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण का ट्रायल एम्स के कार्यकारी निदेशक वीर सिंह नेगी, उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल हरिहरण और चिकित्सा अधीक्षक डा दिनेश वर्मा की उपस्थिति में किया है। बताया जा रहा है कि 2 बार किए ट्रायल सफल रहे। ऐसे में जल्द ही यह नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में यह फायदा होगा तो एम्बुलेंस में ड्रोन भेजा जाएगा और मरीज के ब्लड सैंपल ड्रोन के जरिए मंगवा लिए जाएंगे। जब तक मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाएगा तब उसकी सभी ब्लड सैंपल से संबंधित रिपोर्ट्स आ चुकी होंगी। 2 घंटे का समय लगता है, वह कार्य केवल 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा न होने पर हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगी सारी जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सूबे के डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी 4 हफ्ते में देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि याचिका के निपटारे के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश की जानी जरूरी है। सरकार सभी कॉलेजों के शिक्षकों का ब्यौरा, भवन निर्माण, बुनियादी ढांचे और बजट आवंटन की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दे। यदि किसी कॉलेज में कोई कमी दूर की जानी है तो उसके लिए प्रस्तावित समय से भी अदालत को अवगत करवाया जाए। बता दें कि छात्रों की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर अदालत ने 21 जून 2019 को संज्ञान लिया था। अदालत के हस्तक्षेप से फाइन आर्ट्स कॉलेज के भवन निर्माण कार्य में तेजी आई थी। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि छात्रों के पत्र को शिकायत नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कॉलेज के आधारिक संरचना की मांग की है, जिसे पूरा करने में राज्य सरकार विफल रही है। प्रदेश में 1.65 करोड़ सेब पेटी कारोबार 2 करोड़ बॉक्स तक सिमट सकता है सेब सीजन। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सेब सीजन 2 करोड़ बॉक्स में सिमट सकता है।
प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सेब सीजन समाप्त होने वाला है, लेकिन अब तक मार्केट में केवल 1,65 करोड़ बॉक्स सेब ही पहुंचा है। कृषि उपज मंडी समिति के उच्च अधिकारियों की माने तो अब 10 से 15% सेब सीजन ही शेष बचा है। एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का कहना है कि प्रदेश की विभिन्न मंडियों और सीधा बागबानों द्वारा बाहरी राज्यों को अब तक 1,65 करोड़ बॉक्स सेब भेजा जा चुका है। इन दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेब की फसल मंडियों में पहुंच रही है। सेब की फसल पर इस वर्ष मौसम की बड़ी मार पड़ी है। भारी बारिश और ओलावृष्टि से इस वर्ष सेब का उत्पादन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। एपीएमसी सोलन के सचिव डा रविंद्र शर्मा का कहना है कि इस सीजन में अब तक परवाणु और सोलन मंडी में 21 लाख बॉक्स सेब का कारोबार हुआ है। वर्ष 2022 में इन दोनों मंडियों में 41 लाख बॉक्स सेब का कारोबार हुआ था। किन्नौर का सेब मार्केट में जिला किन्नौर के सेब ने अक्टूबर माह से मंडियों में दस्तक दे दी है। अभी इस माह किन्नौर जिला का सेब मंडियों में पहुंचेगा। किन्नौर का रसीला सेब अपनी गुणवत्ता को लेकर काफी मशहूर है। बाहरी राज्यों के अलावा यह सेब विदेशों में भी निर्यात होता है। यहां का अधिकतर सेब कोल्ड स्टोर हो जाता है। बारिश से सेब के उत्पादन पर असर। नौनी विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ डा एस के भारद्वाज का कहना है कि जुलाई और अगस्त में हुई भारी बारिश से सेब उत्पादन प्रभावित हुआ है। सीजन के शुरुआत में बर्फबारी नहीं हुई। इसके बाद ओले गिरे, जिससे सेब की फसल को नुकसान हुआ। सेब उत्पादन के लिए मौसम का अनुकूल रहना जरूरी है। निवेश नहीं, बचत का देश बन रहा भारत, शिमला में बोले सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्वनी भाटिया। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्वनी भाटिया ने कहा कि देश की 142 करोड़ की आबादी में कुल 150 करोड़ बचत बैंक खाते हैं। उन्होंने कहा कि जब बाजार में निवेश की बात आती है तो डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल अकाउंट की संख्या बहुत कम होती है। उन्होंने कहा कि भारत बचतकर्ताओं का देश बन गया है, जबकि असल में इसे निवेशकों का देश होना चाहिए। अश्वनी भाटिया ने शुक्रवार को शिमला में सेबी, बीएसई और एनएसई के लिए कॉमन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का उद्घाटन मौके पर यह बात कही। अश्वनी भाटिया ने कहा कि जब बाजार में निवेश की बात आती है तो लोग आशंकित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सेबी ने बाजार को सुरक्षित बनाने की दिशा में अच्छा काम किया है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड में लगभग 40 लाख करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है। सेबी के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग ने कहा कि बहुत ही कम समय में शिमला में निवेशक सेवा केंद्र खोला गया है। केंद्र को भी निवेश के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को बाजार का अध्ययन कर लगाना चाहिए पैसा। अश्वनी भाटिया ने निवेशकों को सलाह दी कि उन्हें बाजार देखकर और उचित अध्ययन करने के बाद ही पैसा लगाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी या डिप्स में निवेश नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि के निवेश के लिए निवेशकों को इक्विटी बाजार पर भरोसा करना चाहिए, जो काफी बेहतर रिटर्न देता है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न के लिए युवाओं को कम उम्र में ही इक्विटी में निवेश शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेबी के नियम काफी अच्छे हैं और यह सुरक्षित एवं पारदर्शी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सोच समझकर निवेश करना चाहिए और बहुत ज्यादा कारोबार नहीं करना चाहिए। अब -15 डिग्री में भी मिलेगा पानी। केलांग में स्थापित होगी हिमाचल की पहली एंटी फ्रीज पेयजल योजना। शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति में हिमाचल की पहली एंटी फ्रीजिंग पेयजल योजना बनेगा।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने करीब 22 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली हिमाचल की पहली एंटी फ्रीजिंग पेयजल योजना का आधारशिला रखकर जनता को बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 24 लाख रुपए से बनने वाली मंछू पेयजल योजना की भी आधारशिला रखी। ये दोनों सिंचाई परियोजनाएं केलांग पंचायत के ग्रामीणों के लिए होंगी। जल शक्ति विभाग कड़ाके की ठंड में 24 घंटे लोगों को पानी मुहैया करवा यूरोपीय देशों की तर्ज पर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में समुद्रतल से 10,400 मीटर ऊंचाई पर स्थित केलांग में एंटी फ्रीज तकनीक से लोगों को पानी उपलब्ध करवाएगा। विभाग के अधिशासी अभियंता हरिप्रकाश भारद्वाज ने बताया कि इस योजना में जमीन से 4 फीट नीचे पाइपलाइन बिछेगी। इस तकनीक में पेयजल आपूर्ति के पाइप नेटवर्क को जमीन से नीचे करीब 4 फीट की गहराई में बिछाया जाएगा। एंटी फ्रीज तकनीक के अन्य पहलुओं का भी इसमें समावेश होगा। पाइप इंसुलेटेड होने के कारण गर्मी को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके चलते पानी पाइप के भीतर नहीं जमेगा और उपभोक्ताओं को -15 तापमान में भी पानी की सहूलियत मिलेगी। पेयजल आपूर्ति योजना होटल, रेस्तरां और होम स्टे संचालकों के लिए मददगार साबित होगी। विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि पाइप नेटवर्क को करीब 4 फीट की गहराई में बिछाया जाएगा। स्थानीय विधायक ने कहा कि योजना को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तर्ज पर केलांग में लोगों को पानी मिलेगा। फिर फंसी ओपीएस फाइल, बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर ऊर्जा और वित्त विभाग में खींचतान। ओल्ड पेंशन बहाली पर सर्विस कमेटी की बैठक तय नहीं हो पाई है। ओपीएस पर तैयार मसौदे की फाइल अभी भी वित्त और ऊर्जा विभाग के बीच फंसी हुई है। शुक्रवार को सर्विस कमेटी पर दोनों विभागों के सचिवों को फैसला लेना था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इससे ओपीएस बहाली का फैसला एक बार फिर से फंस गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने 30 अक्टूबर को राज्य सम्मेलन की घोषणा की है और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यातिथि के तौर पर निमंत्रण देने की तैयारी चल रही है। बिजली बोर्ड कर्मचारी इस सम्मेलन को धर्मशाला में हुई ओपीएस आभार रैली की तर्ज पर शिमला में आयोजित करना चाहते हैं और इसके लिए एसोसिएशन ने अपने स्तर पर प्रयास भी तेज कर दिए हैं, लेकिन इस रैली से पहले बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और इस क्रम में गत 30 सितंबर को कर्मचारी एसोसिएशन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओल्ड पेंशन बहाली पर फैसला जल्द करने के साथ ही राज्य अधिवेशन की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी है। राज्य अधिवेशन की तारीख तय होने के बाद दबाव विभागों का जिम्मा संभाल रहे सचिवों पर भी आन पड़ा है। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर मुहर वित्त, ऊर्जा और बोर्ड प्रबंधन की मंजूरी के बाद ही लगेगी। इसके लिए सर्विस कमेटी का होना अनिवार्य है, लेकिन ओल्ड पेंशन को लेकर अभी भी यह बैठक तय नहीं हो पाई है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि बोर्ड का राज्य अधिवेशन 30 अक्टूबर को होगा। इसके लिए फिलहाल शिमला का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री इस अधिवेशन में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन धर्मशाला में हुई आभार रैली की तर्ज पर होगा, लेकिन इससे पूर्व राज्य सरकार को ओल्ड पेंशन बहाली पर फैसला करना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आह्वान किया है कि वह वित्त और ऊर्जा विभाग के सचिवों को जल्द से जल्द फाइल निपटाने और सर्विस कमेटी की बैठक बुलाने का निर्देश दें। उधर वित्त विभाग के सचिव मनीष गर्ग का कहना है कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन की फाइल पर फैसला अकेले वित्त विभाग को नहीं करना है, बल्कि इसमें ऊर्जा विभाग की भी बड़ी भूमिका है। ऊर्जा विभाग सीधे तौर पर इस फैसले से जुड़ा है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा। 14 को सावधान रहें मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोग, ऐसा होगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार को लगने जा रहा है। साथ ही इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में गिना जाता है और यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, जिसमें आसमान में सूर्य एक अंगूठी यानी रिंग के आकार में नजर आएगा, जिस कारण से रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। साल के दूसरे सूर्य ग्रहण की अवधि। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल कर चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि 14 अक्टूबर को इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 बजे से शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राजील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर दिखाई देगा। सूतक काल मान्य होगा या नहीं। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है। इस अवधि में भगवान की मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण 2023 से किन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि सूर्य ग्रहण दर्शनीय न हो तब भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान कुछ राशियों को सर्वाधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों को सूर्य ग्रहण की अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गोलीकांड में सचिव की पीजीआई में मौत के बाद बिगड़ा माहौल, आरोपी के होटल के बाहर लगाई आग। जिला ऊना के गांव बहडाला में गुरुवार देर रात हुए गोलीकांड मामले में सोसाइटी सचिव की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत की सूचना मिलने के बाद बहडाला गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के होटल में बने बांस के हटों को आग के हवाले कर दिया, जिस पर पुलिस ने तत्काल दमकल विभाग को मामले की सूचना दी और आग पर काबू पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ऊना अरजित सेन ठाकुर ने खुद मौका पर पहुंचकर कमान संभाली और पुलिस बल की तैनाती की। पुलिस ने गोलीकांड के मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए प्रमोद सिंह और उसके 2 बेटों विनय और सुनील को नामजद किया है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी बाप बेटों को हिरासत में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। पंडोह में कैंची मोड़ पर सुबह सवेरे लग गया जाम, 1 घंटा लेट हो गई सभी गाड़ी पा। शुक्रवार की सुबह कैंची मोड़ के लंबे जाम की भेंट चढ़ गया। हर रोज की तरह आज भी चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंडोह के टूटे कैंची मोड़ से प्रात 5 बजे वाहनों को छोड़ा गया। इसमें पहले पंडोह से कुल्लू की ओर वाहन छोड़े गए, मगर कुल्लू से मंडी के लिए वाहनों की लंबी कतारें और बेतरतीब पार्क वाहनों के कारण 7:15 बजे तक ये वाहन जाम में फंसे रहे।
इससे कई गाड़ियां लगभग 1 घंटा लेट हो गई। वहीं अपने निजी कार्यों के लिए सुबह यात्रा करने वालों की दिनचर्या बाधित हुई। दुकान से काम शुरू कर क्रिप्टो किंग बना सुखदेव। सबसे पहले बीबीएन में काम कर रहे धर्मपुर के युवा ठगे। क्रिप्टो करेंसी ठगी में एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार धर्मपुर के सुखदेव के ठाटवाट किसी जमाने में निराले थे। महंगी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े होटल में ठहरना और ब्रांडेड कपड़ों की चकाचौंध को देखकर सब हैरान रह जाते थे। किसी समय में सुखदेव काम के लिए तरसता था, लेकिन जब युवाओं ने उसके ठाट-बाट देखे तो सब उसकी बातों में फंसते चले गए। धर्मपुर क्षेत्र से पेहड़ पंचायत के कौंसल गांव से संबंध रखने वाले सुखदेव ने पढ़ाई करने के बाद जब कहीं काम नहीं मिला तो मंडी शहर की एक दुकान में काम भी किया। यहाँ जब ठीक नहीं लगी तो सुखदेव बीबीएन पहुँच गया और एक निजी कंपनी में काम करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच एक एमएलएम कंपनी के संपर्क में आया, जिसमें मंडी से कुछ लोग पहले ही जुड़े हुए थे। इसी कंपनी में सुखदेव की मुलाकात सुभाष, हेमराज और प्रवीण से संपर्क में आया। बस यहीं से ही सुखदेव के दिन बदले और क्रिप्टो करेंसी में पैसा डबल करवाने के नाम पर युवाओं को ठगने का काम शुरू हो गया। सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्र से बद्दी, सोलन, नालागढ़ और सिरमौर में काम रहे धर्मपुर के युवाओं को पहले निशाना बनाया है। बाद में धर्मपुर में अपने रिश्तेदार, व्यापारियों, ठेकेदारों और युवाओं को भी नहीं छोड़ा। धर्मपुर से अभी तक 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। अवार्ड मिलने के बाद धर्मपुर के होटल में स्वागत। सुखदेव ने पैसों के बूते एक बद्दी में एनजीओ भी बनाया। इसी के दम पर युवाओं को डिजिटल क्रांति के नाम से जोड़े का काम कर उन्हें क्रिप्टो के खेल में फंसा दिया। एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई से नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त किया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद धर्मपुर में बैंडबाजों से सुखदेव का स्वागत हुआ था। कुल्लू में कृषि विभाग को प्राकृतिक आपदा से 100 करोड़ का नुकसान, प्रभावितों को दिया जा रहा मुआवजा। कृषि विभाग कुल्लू को जिला में आपदा में 100 करोड़ के तकरीबन नुकसान हुआ है। कृषि उपनिदेशक पंजबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक चरण में प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद एसडीआरएफ के तहत 15 लाख रुपए वितरित कर दिए गए हैं। इसमें 77.80 लाख लैंडस्लाइड और 15.32 लाख फसल का नुकसान हुआ है। 250 किसानों ने क्लेम किया है। उनको मुआवजा दे दिया गया है। बाकी फील्ड से जैसे रिपोर्ट आ रही है, प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण योजना में प्रदेश को मिले 42 करोड़, सभी जिलों में बंटी राशि। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से 42.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें मंडी को सबसे ज्यादा करीब 6.5 करोड़, जबकि सबसे बड़े जिला कांगड़ा को करीब 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के कुल 12 जिलों को 42.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट के तहत प्रदेश भर के कुक कम हेल्पर्स सीसीएच के वेतन में बढ़ोतरी भी की गई है। अब सीसीएच को 3,500 की बजाय 4,000 रुपए वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। बता दें कि देश भर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु 1995 में मिड डे मील योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद इस मिड डे मील योजना का नाम बदलकर सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया। इस योजना के तहत प्राइमरी में पहली से 5वीं तक के छात्रों को 5.45 रुपए प्रति दिन का खाना दिया जाता है, जिसमें 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चावल व रोटी, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी,
तेल 5 ग्राम शामिल है। वहीं अपर प्राइमरी में 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को 8.17 रुपये दिया जाता है। इसमें 700 ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम चावल व रोटी, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल दिया जाता है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 42,49,50,700 रुपये बजट के रूप में दिए गए हैं। 10वें जिला कांगड़ा को 5,94,64,800 रुपये दिए गए हैं। उधर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक मोहिंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र की ओर से जिला को 5,94,64,800 रुपये आवंटित हुए हैं, जिससे जिले भर के करीब 1,600 के करीब प्रारंभिक स्कूलों को मिड डे मील के लिए आवंटित किए जाने हैं। किसे कितना बजट मिला? प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बिलासपुर को 2,23,52,900, चंबा को 4,99,71,700, हमीरपुर को 2,13,59,900, कांगड़ा को 5,94,64,800, किन्नौर को 56,54,800, कुल्लू को 3,32,06,002, कियों को 23,71,000, काजा को 15,22,400, शिमला को 5,73,76,400, मंडी को 6,40,62,400, सिरमौर को 4,35,40,900, सोलन को 3,80,53,500, ऊना को 2,60,13,800 का बजट आवंटित किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हो। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।